नमस्कार। शब्दों की दुनिया में एक खास सफर में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी भाषा की एकदम बुनियाद में झांक रहे हैं, खास तौर पर शब्द मूल यानी रूट वर्ड्स पर। ये वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो बड़े और मुश्किल लगने वाले शब्दों को उनका मतलब देते हैं। देखिए, हमारे पास शब्द मूल, उनके अर्थ और उदाहरणों की एक सूची है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन शब्दों के बीच जो छिपे हुए धागे हैं उन्हें सुलझाएं। मतलब ये दिखाएं कि कैसे एक ही मूल शब्द कई अलग अलग शब्दों को जन्म देता है। इससे क्या होगा कि अंग्रेजी शब्दावली सीखना न सिर्फ आसान होगा, बल्कि काफी दिलचस्प भी बन जाएगा। कभी सोचा है आपने कि एसर्बिक आलोचना या एक्रिड गंध में वो तीखापन, वो चुभन कहाँ से आती है? ये असल में उनके मूल शब्द एक या एक्रिस से ही आती है, जिसका मतलब होता है शार्प यानी तीखा, या फिर बिटर यानी कड़वा। तो चलिए इस गुत्थी को खोलना शुरू करते हैं। शब्द के जो केंद्रीय अर्थ या विचार होता है उसको दिखाते हैं। इन्हें पहचानना सीखने से न केवल आपकी मौजूदा शब्दावली मजबूत होती है, हाँ, बल्कि जब कोई नया बिल्कुल अनजान शब्द सामने आता है तो उसके अर्थ का अंदाजा लगाना भी मुमकिन हो जाता है। ये भाषा सीखने की प्रक्रिया में आप कह सकते हैं एक तरह का शॉर्टकट है, या समझिए कि एक मास्टर कुंजी मिल गई है। बहुत बढ़िया कहा। तो इसी समझ के साथ अपने पहले मूल शब्द समूह पर आते हैं। ACR, जैसा हमने अभी बात की, इसका मतलब है शार्प, तीखा, बिटर, कड़वा। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है एसर्बिक। इसका इस्तेमाल होता है किसी की तीखी, चुभती हुई बात या आलोचना के लिए, या फिर स्वाद में खट्टे या कड़वेपन के लिए भी। हिंदी में कह सकते हैं कटु, कड़वा, तीखा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो तीखापन है हाँ, ये सिर्फ जीभ पर महसूस होने वाले स्वाद तक ही सीमित नहीं है। एसर्बिक का प्रयोग अक्सर व्यक्तित्व या किसी की टिप्पणी या लिखने के स्टाइल के लिए होता है, जहां एक तरह की बौद्धिक या भावनात्मक चुभन होती है। अच्छा। ये दिखाता है कि भाषा कैसे शारीरिक अनुभवों जैसे स्वाद से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल अमूर्त विचारों, मतलब जैसे आलोचना, को व्यक्त करने के लिए करती है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण है एक्रिड। एक्रिड, हाँ, ये आमतौर पर गंध या स्वाद के लिए इस्तेमाल होता है, जो बहुत तेज, तीखा और अक्सर अप्रिय होता है। हाँ, अप्रिय। जैसे किसी केमिकल की गंध हो या कुछ जलने की गंध। यहाँ तीखापन ज्यादातर नेगेटिव रूप में है। जी, एक्रिड में वो अप्रियता का भाव थोड़ा ज्यादा है। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि इसी मूल से एक्रिमनी शब्द भी जुड़ा है। अच्छा, एक्रिमोनी। हाँ, जिसका मतलब होता है रिश्तों या बातचीत में कड़वाहट और गुस्सा। तो देखिए कैसे एक्र का ये तीखापन स्वाद, गंध से लेकर इंसानी रिश्तों तक फैल जाता है। वाह, ये कनेक्शन तो कमाल का है। अब इसी से मिलते जुलते अगले मूल शब्द समूह पर चलते हैं। एसर, एकरी। इसका अर्थ भी बिटर, कड़वा है, लेकिन इसमें अनप्लेजेंट, अप्रिय का पहलू शायद और गहरा हो जाता है। हाँ, एसर, एक्रो और एसर एकरी बहुत करीबी हैं। दोनों में कड़वाहट का भाव तो है ही, लेकिन एसर एकरी में कभी-कभी वो अप्रियता का भाव ज्यादा मुखर होता है, जैसा हम उदाहरणों में देखेंगे अभी। पहला उदाहरण तो काफी अनोखा है, एसर्बोफोबिया। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। स्रोत बताता है कि इसका मतलब है खट्टा खाने की बहुत ज्यादा चिंता या डर। ये दिखाता है कि मूल शब्द कितने विशिष्ट और कभी-कभी तो बहुत ही दुर्लभ शब्दों को भी जन्म दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये उदाहरण दिखाता है कि फोबिया यानी डर कितने विशिष्ट हो सकते हैं। यहाँ एसर्बो मतलब खट्टापन या कड़वाहट, और फोबिया यानी डर, ये मिलकर एक बहुत ही खास किस्म का डर बना रहे हैं। ये भाषा की प्रिसिजन यानी सटीकता का भी उदाहरण है कि हम लगभग किसी भी अवधारणा के लिए शब्द गढ़ सकते हैं। और दूसरा उदाहरण है एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस, इसका मतलब है क्रोध और तीव्र कड़वी भावनाओं से भरा हुआ, जैसे कोई एक्रिमोनियस बहस या तलाक। हिंदी में कहेंगे उग्र या कटु। यहाँ भावनात्मक कड़वाहट एकदम साफ झलकती है। सही कहा। एक्रिमोनियस शब्द में वो एसर वाली कड़वाहट पूरी तरह से भावनात्मक स्तर पर है। ये सिर्फ असहमति नहीं है, बल्कि उसमें घुले हुए गुस्से और कड़वाहट को दिखाता है। ये शब्द अक्सर कानूनी लड़ाइयों या राजनीतिक बहसों या फिर टूटे हुए रिश्तों के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, जहां बातचीत बेहद कड़वी और
अप्रिय हो चुकी हो। अच्छा, यानी एसर्बिक टिप्पणी से ज्यादा गहरा और नकारात्मक भाव है एक्रिमोनियस रिश्ते में। ये बारीकी समझना जरूरी है। चलिए अब कड़वाहट से निकलकर थोड़ी हवा की बात करते हैं। अगला मूल शब्द है एयर, एरो, जिसका सीधा सा मतलब है एयर यानी वायु। हाँ, ये एक ऐसा मूल शब्द है जो विज्ञान और तकनीक की दुनिया में बहुत आम है। हाँ, जैसे पहला उदाहरण है एरेट। एरिट। इसका मतलब है किसी चीज तक हवा पहुंचाना, जैसे बगीचे की मिट्टी को एरेट करना ताकि जड़ों तक हवा पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। या पानी को एरेट करना, या फिर किसी ड्रिंक में गैस डालकर बुलबुले बनाना। हिंदी में वायु प्रसार करना या हवा भरना कह सकते हैं। और ये प्रक्रिया कई जगहों पर बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी में हवा का संचार पौधों की बढ़त के लिए जरूरी है। हाँ, पानी में ऑक्सीजन घोलना जलीय जीवन के लिए आवश्यक है। तो एरेट एक सामान्य क्रिया होने के बावजूद इसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। दूसरा उदाहरण है एरोडायनेमिक्स। जी, एरोडायनामिक्स। ये यांत्रिकी की वो शाखा है जो हवा या दूसरी गैसों की गति और उसमें चलने वाली चीजों जैसे विमान, कार पर हवा के प्रभाव का अध्ययन करती है। हिंदी में वायुगतिकी विज्ञान। बिल्कुल। और यहीं से एरोस्पेस यानी अंतरिक्ष विज्ञान, एरोनॉटिक्स यानी विमान विज्ञान जैसे शब्द भी निकलते हैं। अच्छा। एरोबिक व्यायाम वो होता है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का भरपूर इस्तेमाल करता है। तो देखिए, एरो यानी हवा का ये मूल विचार कितनी अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ है, जमीन की मिट्टी से लेकर अंतरिक्ष तक और हमारे शरीर के अंदर तक। ये तो वाकई हवा की तरह हर जगह मौजूद लगता है। अब एक अलग तरह के मूल शब्द पर आते हैं, अगॉग। इसका अर्थ है लीडिंग, अग्र प्रमुख या क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ये थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है। हाँ, लीडिंग यानी नेतृत्व करना या आगे बढ़ाना, ये इसका मुख्य भाव है। देखते हैं उदाहरणों से ये कैसे स्पष्ट होता है। पहला उदाहरण है डेमागॉग। डेमागॉग। स्रोत के अनुसार ये एक ऐसा वक्ता या नेता होता है जो लोगों की भावनाओं और उनकी जो पूर्वाग्रह होते हैं ना, प्रेजुडिसेस, उनको भड़काकर या अपील करके लोकप्रियता हासिल करता है, तर्क के बजाय। वो उन्हें एक तरह से गलत दिशा में ले जाता है या लीड करता है। हिंदी में जनोत्तेजक नेता जैसा कुछ कह सकते हैं, हालांकि दर्शकों का नेता भी एक शाब्दिक अनुवाद दिया है। यहाँ एगॉग यानी लीडिंग का भाव तो स्पष्ट है, लेकिन जैसा आपने कहा, डेमागॉग शब्द का प्रयोग अक्सर नकारात्मक रूप में होता है। हाँ। ये ऐसे नेतृत्व की ओर इशारा करता है जो तर्क और विवेक के बजाय भावनाओं और भीड़ की मानसिकता का फायदा उठाता है। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। हालांकि हम यहाँ सिर्फ शब्द के अर्थ और उसके मूल पर ध्यान दे रहे हैं, किसी राजनीतिक टिप्पणी पर नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब दूसरा उदाहरण है हेमागॉग। हेमागॉग। स्रोत बताता है कि इसका अर्थ है रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देना। यहाँ भी लीडिंग या आगे बढ़ाने का भाव है, लेकिन ये पूरी तरह से शारीरिक या चिकित्सा के संदर्भ में है। हाँ, ये शब्द शायद उतना आम ना हो सुनने में। सही। लेकिन ये दिखाता है कि एगॉग का लीडिंग या प्रमोटिंग वाला अर्थ कितने अलग अलग क्षेत्रों में लागू हो सकता है। एक तरफ सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व जैसे डेमागॉग, और दूसरी तरफ शारीरिक प्रक्रिया जैसे हेमागॉग। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ। एक ही मूल कैसे अलग अलग संदर्भों में नेतृत्व के विचार को पकड़ता है। अब वापस जमीन से जुड़ते हैं। हाँ। अगला मूल शब्द समूह है एग्र, एग्री, एग्रो, जिसका सीधा संबंध है फार्मिंग यानी कृषि से। जी, ये हमारी सभ्यता के लिए बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ये मूल शब्द इसी को दर्शाता है। पहला उदाहरण है अग्रेरियन। अग्रेरियन, इसका मतलब है भूमि, उसके स्वामित्व या उसके उपयोग से संबंधित, खासकर कृषि के संदर्भ में, जैसे अग्रेरियन सोसाइटी, कृषि प्रधान समाज, या अग्रेरियन रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, हिंदी में कृषि संबंधी। हाँ, अग्रेरियन अक्सर समाज, अर्थव्यवस्था या राजनीति के बड़े पैमाने पर कृषि के महत्व या प्रभाव की बात करता है। ये सिर्फ खेती करने की क्रिया नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी पूरी व्यवस्था को दर्शाता है। फिर आता है एग्रीकल्चर, जो शायद सबसे आम शब्द है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर। इसका मतलब है फसल उगाने और पशु पालने का विज्ञान या अभ्यास, यानी कृषि। ये मूल गतिविधि है। एग्री यानी खेत और कल्चर यानी खेती करना, विकसित करना। अच्छा। तो शाब्दिक रूप से खेत की जुताई या भूमि का विकास। और एक आधुनिक उदाहरण है एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री यह कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पेड़ों और झाड़ियों को फसलों या पशुधन के साथ मिला दिया जाता है, यानी कृषि वानिकी। ये बहुत महत्वपूर्ण है आजकल।
एग्रो फॉरेस्ट्री दिखाता है कि कृषि का क्षेत्र कैसे विकसित हो रहा है और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों से जुड़ रहा है। हाँ, ये सिर्फ फसल उगाने से आगे बढ़कर एक समग्र, होलिस्टिक नजरिया अपनाता है। इसी तरह एग्रोनॉमी है, शस्य विज्ञान, जो मिट्टी प्रबंधन और फसल उत्पादन का विज्ञान है। ये सभी शब्द एग्र यानी खेत या भूमि के मूल विचार से जुड़े हैं। कृषि की इस विस्तृत दुनिया के बाद अब एक ऐसे मूल शब्द पर आते हैं जो थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है, अल्गो, जिसका अर्थ है पेन यानी दर्द। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, खासकर जब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण तो सीधा है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ये वो दवा होती है जो दर्द को कम करती है या खत्म करती है। जैसे एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है, हिंदी में दर्दनाशक। यहाँ एन का मतलब है विदाउट यानी बिना, जी, और अल्ग मतलब पेन यानी दर्द, तो हुआ दर्द के बिना। ये एकदम स्पष्ट संबंध है। चिकित्सा में ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। लेकिन दूसरा उदाहरण देखिए, ये है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया, हाँ, ये दिलचस्प है। इसका अर्थ है अतीत की घटनाओं या समय के लिए एक तीव्र भावनात्मक इच्छा या लालसा, अक्सर एक सुखद उदासी के साथ। हिंदी में कह सकते हैं बीते वक्त की याद या घर की याद में उदासी। अब सवाल ये है कि इसमें दर्द कहाँ से आया? ये वाकई एक बेहतरीन उदाहरण है कि भाषा कितनी गहरी और प्रतीकात्मक हो सकती है। नॉस्टैल्जिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है। इसमें दो हिस्से हैं, नोस्टोस, जिसका मतलब है होम कमिंग, घर वापसी। अच्छा। और एल्गोस, जिसका मतलब है पेन या एक, यानी दर्द या पीड़ा। तो शाब्दिक रूप से नॉस्टैल्जिया का मतलब था घर लौटने की दर्द भरी इच्छा या घर की याद का दर्द। अरे, पहले इसे एक तरह की बीमारी या मानसिक स्थिति माना जाता था, खासकर उन सैनिकों या प्रवासियों में जो अपने घर से बहुत दूर थे। वाह, तो ये मीठी सी लगने वाली यादों में दरअसल एक दर्द छुपा है, अपने अतीत या घर से दूर होने का दर्द। ये तो शब्द के अर्थ को बिल्कुल नई रोशनी में दिखाता है। बिल्कुल, आज इसका अर्थ थोड़ा बदल गया है और इसमें वो सुखद उदासी का भाव ज्यादा है, लेकिन वो मूल दर्द का तत्व अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह न्यूरोलजिया शब्द है, न्यूरॉन यानी नर्व प्लस एल्जिया यानी पेन, यानी तंत्रिका का दर्द। यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि भाषा हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती और कभी-कभी अपवाद या भ्रम भी हो सकते हैं। चलिए, दर्द से आगे बढ़ते हैं। अगला मूल शब्द है अली, अल्टर, जिसका अर्थ है अदर, अन्य या अनदर, एक और किसी दूसरे। ये एक बहुत ही मौलिक अवधारणा है जो पहचान, पसंद और सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई है। पहला उदाहरण है एलियन। एलियन इसके कई अर्थ हो सकते हैं। कोई विदेशी व्यक्ति, कोई चीज जो अजीब या अपरिचित लगे, या फिर दूसरे ग्रह का प्राणी। इन सब में अन्य, बाहरी या हमसे अलग होने का भाव केंद्रीय है। हाँ, एलियन शब्द दिखाता है कि अन्य की अवधारणा कैसे अपनेपन और परायपन को परिभाषित करती है। इसी से एलियनेशन यानी अलगाव महसूस करना या एलियनेट यानी किसी को अलग थलग कर देना जैसे शब्द भी बनते हैं। दूसरा उदाहरण है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव यह एक विकल्प होता है, यानी एक चीज जिसे आप किसी दूसरी चीज के बजाय चुन सकते हैं। यहाँ भी अन्य या दूसरा होने का विचार स्पष्ट है। बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव हमें चुनाव करने की संभावना देता है। ऑल्टर ईगो एक और दिलचस्प शब्द है। हाँ, ऑल्टर ईगो। यह किसी व्यक्ति का दूसरा स्व या छुपा हुआ व्यक्तित्व होता है। इलियास एक नकली नाम होता है, यानी अन्य नाम। ये सभी शब्द एली या ऑल्टर के अन्य वाले मूल विचार पर आधारित हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भों में। सचमुच, अन्य का ये सरल सा विचार कितने जटिल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को छूता है। अब हमारे आज के अंतिम मूल शब्द समूह पर आते हैं। एम्ब्यूल, एम्बल, जिसका अर्थ है वॉक, चलना, या मूव, गतिमान होना। गतिशीलता, चलना फिरना, ये भी जीवन का एक बुनियादी हिस्सा है। पहला उदाहरण है एम्बल। एम्बल इसका मतलब है धीमी, आरामदेह चाल में टहलना, जैसे पार्क में एम्बल करना। ये चलने का एक खास तरीका है, बिना किसी जल्दी के, मजे से। ये शब्द खुद अपनी ध्वनि से ही वो धीमी गति का एहसास कराता है, एम्बल। हाँ, सही कहा। और दूसरा उदाहरण है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस ये वो वाहन है जो मरीजों को अस्पताल ले जाता है, यानी रोगी वाहन। अब सवाल है
कि चलने का इस तेज रफ्तार वाहन से क्या संबंध है? ये संबंध इतिहास से जुड़ा है। अच्छा। एम्बुलेंस शब्द आया है फ्रेंच के ऑपिटल्स एम्बुलेंस से, जिसका मतलब था चलता फिरता अस्पताल या वॉकिंग हॉस्पिटल। ओहो, चलता फिरता अस्पताल। इसे अस्थायी मोबाइल अस्पताल बनाए जाते थे, जिन्हें जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह चलाया या स्थानांतरित किया जा सके। बाद में जब मरीजों को ले जाने के लिए गाड़ियां इस्तेमाल होने लगी, तब भी ये एम्ब्यूल वाला हिस्सा यानी चलने या गतिमान होने का भाव बना रहा, क्योंकि वाहन का मुख्य काम मरीज को स्थानांतरित करना यानी मूव करना ही था। अरे वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। यानी एम्बुलेंस का नाम उसके मूल कार्य चलने या गतिमान होने से जुड़ा है। भले ही आज वो खुद नहीं चलता, बल्कि मरीज को चलाता है। बिल्कुल। इसी तरह पेराम्बुलेटर या प्रैम है बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी। हाँ, प्रैम। इसमें पर मतलब थ्रू के माध्यम से और एम्ब्यूल मतलब वॉक यानी जिसमें बच्चे को घुमाया या चलाया जाता है। सोमनम्बुलिज्म, सोमनस स्लीप प्लस एम्ब्यूल वॉक, नींद में चलने की बीमारी है। तो चलने का ये मूल विचार कई तरह से प्रकट होता है। तो ये थी हमारी आज की यात्रा, कुछ चुनिंदा अंग्रेजी शब्द मूलों की दुनिया में। हमने देखा कि कैसे एक्र-क्रैक का तीखापन सिर्फ स्वाद नहीं, बातों में भी होता है। हाँ। कैसे एयर हवा से जुड़ी अनगिनत चीजों को जोड़ता है, अगोग नेतृत्व के अलग अलग रूप दिखाता है। जी। एग्र कृषि के विस्तार को दर्शाता है। अल्ग दर्द के शारीरिक और भावनात्मक दोनों पहलुओं को समेटता है। और नॉस्टैल्जिया वाला उदाहरण तो कमाल था। हाँ, नॉस्टैल्जिया के पीछे का दर्द उजागर करता है। अलिया अल्टा अन्य के जरिए पहचान और पसंद की बात करता है, और एम्ब्यूल चलने और गतिमान होने के विचार को दर्शाता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मूल शब्दों को पहचानने की क्षमता विकसित करने से शब्दावली सीखना एक बोझिल काम नहीं रहता है, बल्कि एक खोजपूर्ण खेल जैसा बन सकता है। बिल्कुल। जब आप नए शब्दों में इन जाने पहचाने हिस्सों को देखते हैं, तो उनका अर्थ समझना और उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ये भाषा के पैटर्न को समझने जैसा है। बिल्कुल। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि शब्द सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं होते, उनके पीछे एक इतिहास, एक तर्क और अक्सर एक गहरा अर्थ छुपा होता है। एसरोफोबिया, नॉस्टैल्जिया, डेमागॉग, एम्बुलेंस, इन शब्दों के पीछे की कहानी जानना वाकई ज्ञानवर्धक रहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाषा कैसे विकसित होती है, कैसे ये प्राचीन ग्रीक और लैटिन मूल आज भी अंग्रेजी जैसी आधुनिक भाषा की रीढ़ हैं। ये हमें भाषा की जड़ों तक ले जाता है। अब श्रोता जब पढ़ें या सुनें तो वे इन मूल शब्दों को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, देखें कि वे कहाँ-कहाँ नजर आते हैं। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूँगा। आज हमने जिन मूल शब्दों की बात की, उनके आधार पर अब और कौन से शब्द हैं जिन्हें वे समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ऑल्टरकेशन यानी झगड़ा, उसमें ऑल्टर कैसे फिट होता है? अच्छा सवाल है। एग्रीकल्चर से जुड़े पेरेग्रिनेशन, जिसका मतलब होता है लंबी यात्रा या भ्रमण, इसका क्या संबंध हो सकता है? या एरोबिक के विपरीत एनारोबिक यानी ऑक्सीजन के बिना, उसका क्या मतलब है? इन मूल शब्दों के ज्ञान से शब्दों का एक नया संसार खुल सकता है। ये सचमुच एक रोमांचक संभावना है। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है